जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक खास टॉपिक, खास मेहमान। हम लोग अक्सर एवरेस्ट को जीके के सवालों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अपने स्कूल के सिलेबस में जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है उसकी कहानियां पढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा आज से 10-15 साल पहले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी एवरेस्ट बेस कैंप जा सकते हैं या माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट को पहली ब्लाइंड एंग्लो ने भारत में फतेह किया। वो वर्ल्ड की पहली ब्लाइंड बनी जिन्होंने समिट को फतेह किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करते हैं। क्या डिफरेंस है एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करना और एवरेस्ट समिट को फतेह करना? कौन कौन से डिसेबल्ड हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं? क्या ये फ्री होता है? इसमें कितना खर्चा आता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे सपने साकार कर रही है? आज उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन की, जो गोवा में रजिस्टर्ड है, जो अब तक 32 लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप करवा चुके हैं। ये पैरा प्लेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जो पैरा प्लेयर बनना चाहते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट की कमी होती है, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस पे जोर देते हैं, मेंटल हेल्थ की सर्विसेज देते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े लेवल पे भारत में इंक्लूसिव आउटडोर एडवेंचर करवाते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, एवरेस्ट बेस कैंप, ये अपने आप में ही जब हम सुनते हैं तो एक चमत्कार जैसा लगता है। तो इस शो को करने का मकसद ये है कि आपको इसके बारे में पता चले। अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है तो वो आप अपना सपना टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन की मदद से पूरा कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन के फाउंडर टिंकेश साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इन तमाम सवालों को लेकर। टिंकेश साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए रेडियो उड़ान पर और लोगों से रूबरू कराने के लिए कि जो सपने देखते हैं और जिनको लगता है कि उनके सपने पूरे नहीं हो सकते हिमालयाज़ में जाने का, तो उसी मकसद के साथ हम लोगों को हिमालयाज़ के अंदर लेके जा रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके कि पहाड़ों में जाना कैसा फ़ील होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से ऊपर उठ के खुद को वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं मेंटली। क्योंकि जब भी हम माउंटेन्स में जाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल एज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन माउंटेन्स में हमेशा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि आप जिस सपने को साकार करने वाले हो आप पूरा बेस्ट दे पाए और अपना सपना सक्सेसफुली पूरा कर पाए। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता 10 साल पहले लोगों ने ये सोचा भी होगा। टिंकेश साहब, दो सवाल आपसे जानने हैं। मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ एवरेस्ट बेस कैंप पे, और जो आप सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं पैरा प्लेयर्स को, तो जी, उसकी हम शुरुआत करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों चीजों का जो सपना है वो आपके जहन में कैसे आया? तो देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, शुरुआत से आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों की बिगिनिंग कैसे हुई। ये सब मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो टिंकेसबिलिटी फाउंडेशन मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। जो मैंने स्टार्ट किया 2024 के अंदर, मैंने सब चैलेंजेस देखे कि कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो स्पेसिफिकली या तो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको किस लेवल पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्स में जो भी उनको इक्विपमेंट लगने वाले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है या एडवांस प्रोस्थेटिक्स हैं। और सेकंड, जब मैंने सपना देखा था, मुझे एवरेस्ट सबमिट करना था 2018 के अंदर। लेकिन जब मैंने अपना रिसर्च किया, जब इस पे काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि एवरेस्ट सबमिट करने से पहले आपको कुछ माउंटेन स्पीक एज अ प्रैक्टिस पहले करना ज़रूरी है। तभी आप उस का परमिट मिलता है सबमिट करने के लिए, तभी आपको परमिट मिलता है।
और तो एक शुरुआत के लिए मैंने सोचा चलो हम सबसे पहले एवरेस्ट बेस कैंप करेंगे, जिसकी ऊंचाई 17,598 फीट है। और सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आया कि कोई भी ऑपरेटर, ट्रैक ऑपरेटर या कंपनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेके जाने के लिए रेडी नहीं होती है। चाहे मुझे 6 साल लग गए अपना सपना पूरा करने के लिए। 2018 से 24 के अंदर जाके मैंने, जब 11th में 2024 के अंदर मैंने अपना सपना पूरा किया, तब मैं वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिपल एम्प्टी बना जो एवरेस्ट बेस कैंप सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड उसके बाद से जैसे ही नेशनल न्यूज़ बनी है, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से कम्युनिटी पीपल ने रीच आउट करना स्टार्ट किया कि उन लोगों का सपना है कि वो भी माउंटेन्स को एक्सपीरियंस करे, वो भी एवरेस्ट बेस कैंप पर जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने बस हमेशा, जैसे आपने बताया कि किताबों में पढ़ा है या जीके के सवाल जवाबों में पढ़ा है या मूवीज में देखा है, फिल्मों में देखा है, तो उन्होंने बस ऐसे ही उसके बारे में सुना है। कभी जाने का उन्होंने सोचा भी नहीं। अगर वो ख्याल भी उनके दिमाग के अंदर आया है तो कभी लफ्जों पे नहीं लेके आ पाए, क्योंकि एक इम्पॉसिबल चीज लगती है कि बस आप सपने देख सकते हो, उनको साकार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक किया नहीं था। लेकिन बिल्कुल। जब मैंने किया तब हमारे फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक्सपीरियंस कराएंगे कि माउंटेन में जाना कैसा होता है। आप अपनी आंखों से जब देखते हो, उसको फील करते हो, और जो वहाँ की सुंदरता होती है, जो शांत होता है, वो कंप्लीटली हमारी डेली लाइफ से डिफरेंट होता है। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया, और सेम ईयर में हमने 2 लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भेजा अक्टूबर में, जिसमें से आपने स्टार्टिंग में बताया चोंगजिन एंगमो, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल है अभी जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया। लेकिन एवरेस्ट सबमिट करने से पहले टिंकेसेबिलिटी फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप किया, और वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल बनी, ब्लाइंड फीमेल बनी, जो सक्सेसफुली बेस कैंप फिनिश किया। और जब वो एवरेस्ट बेस कैंप पर थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात एक एक ट्रैक ऑपरेटर से हुई। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो लोग चोंगजिन एंगमो को एवरेस्ट समिट के लिए लेके जाएंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी उसको वहां से मिली, और नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने अपना एवरेस्ट सबमिट किया। और जो चोंगजिन एंगमो के साथ गए थे मुंबई से, अबवनी एमपीटी थे विनोद रावत, उन्होंने जयपुर फुट के अंदर अपना ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने 25 के अंदर अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैक ऑर्गेनाइज किया। इंडियाज लार्जेस्ट इंक्लूसिव ट्रैक था वो भी, जिसमें 6 पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज था उसमें। किसी के दोनों पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। तो टोटल 15 लोगों का ग्रुप हम लेके गए थे 25 के अंदर। लेकिन इस साल अभी जस्ट लास्ट मंथ ही हमने वापस से इंडिया का लार्जेस्ट इंक्लूसिव ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप फिनिश किया, जिसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे डिसेबिलिटीज के साथ। उसमें ब्लाइंड भी थे, एम्पुटीज भी थे, व्हीलचेयर यूजर भी थे, और सबने अपना सपना साकार किया इस बार एवरेस्ट बेस कैंप पर जाकर। शानदार, बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि एवरेस्ट बेस कैंप और एवरेस्ट समिट दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या बेस कैंप भी एक माउंटेन है जहाँ वहां तक पहुंचना है जहां से एवरेस्ट की जर्नी शुरू होती है? जी। जो आपने एवरेस्ट बेस कैंप में ये डिफरेंस है कि जब हम समिट के लिए जाते हैं, जब चोटी की चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो जहां से हम वो स्टार्ट करते हैं, वो एवरेस्ट बेस कैंप से जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए भी आपको एक जर्नी कवर करनी पड़ती है ऑन ट्रेल, जहां पर 8 to 9 डेज में आप एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचते हैं। और दोनों में हाइट का डिफरेंस है। जो एवरेस्ट बेस कैंप है, उसकी हाइट 5300 मीटर्स 64 मीटर है, जो कि 17,598 फीट है। और ऑब्वियसली एवरेस्ट की जो हाइट है वो अप्रोक्स 8800 मीटर है।
तो ये डिफरेंस है। और जो सबसे बड़ा फिर डिफरेंस आ जाता है उसका ट्रेनिंग का, क्योंकि सबमिट करने के लिए हमको एडवांस में 6 से 7 माउंटेन्स करना जरूरी है, जिनकी हाइट 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर। और लास्ट ईयर से नेपाल सरकार ने तभी एवरेस्ट के लिए परमिट करते हैं जब आपने 2 या 3 7000 मीटर के माउंटेन्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। एंड सेकंड जो मेन है इसके अंदर कॉस्टिंग का, तो जो एवरेस्ट सबमिट करने के लिए अप्रोक्स कॉस्ट आती है वो कहीं 40 से 50-60 लाख के बीच में आती है। और जो एवरेस्ट बेस कैंप का कॉस्टिंग जाता है नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए या विदाउट डिसेबिलिटीज के लिए, वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे किसी का स्पेसिफिक नीड है डिसेबिलिटीज में अगर बात करें तो वो कॉस्टिंग ऊपर नीचे हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो बिल्कुल। अगर मैं एक बजट की बात करूं तो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 लाख के बीच में इंडिविजुअल कॉस्ट आता है, या इससे भी कम। वही जैसे मैंने बताया कि वो इंडिविजुअल के ऊपर है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या इनकैपेबिलिटीज हैं, और डिपेंड करता है। मैं आऊंगा इस पे, बजट पे जी आऊंगा मैं। उससे पहले मेरे को ये जानना है आपसे कि लोग एवरेस्ट बेस कैंप क्यों करते हैं, या फिर एवरेस्ट समिट क्यों करते हैं? क्या इसे स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया गया है? क्या बेस कैंप करने से गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है? एक्चुअली लोग क्यों करते हैं, मेरे को ये समझना है आपसे। दूसरी चीज, जो आपने कॉस्टिंग बताई, बेस जी। कैंप की लगभग 4 लाख और समिट की 40 लाख, हम्म। इतनी कॉस्टिंग क्यों आती है? और तीसरा, ये जो बेस कैंप आप करवाते हैं, क्या आप फंड करते हैं, या कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, या इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है? तो ये आपसे जानना है। और चौथा लास्ट सवाल ये है कि कौन कौन से डिसेबल्ड ये नहीं कर सकते? जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एवरेस्ट समिट या एवरेस्ट बेस कैंप लोग क्यों करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है कि किसी को माउंटेन्स में जाना है, किसी को बीच पे जाना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है। तो वही लोग अपना सपना पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों को करते हैं। मैंने एवरेस्ट बेस कैंप क्यों किया, क्योंकि मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था कम्युनिटी के अंदर कि आपकी डिसेबिलिटी चाहे जो भी हो, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, या स्ट्रॉन्ग मेंटल डिसीजन है किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप वो चीजें हर फील्ड के अंदर कर सकते हो, खाली माउंटेनियरिंग के अंदर ही नहीं। हर चीज के अंदर आप वो चीजें अचीव कर सकते हो। एंड एवरेस्ट को क्यों लोग करते हैं, तो स्पेसिफिकली एवरेस्ट अगर माउंटेनियरिंग में चला जाता है, एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी ट्रैकिंग में इंक्लूड होती है। और किसी भी माउंटेन को सबमिट करने की जर्नी एज अ माउंटेनियरिंग के थ्रू होती है। तो उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस ही कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, डिफरेंट होता है। आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, आपको माउंटेनियरिंग कोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन किसी भी बेस कैंप को करने के लिए आपके अंदर जो सबसे 2 चीजें बेसिक है, आपका माइंडसेट और आपका फिजिकल ट्रेनिंग। तो अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं 4 या 3 मंथ्स प्रायर, तो आप एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस वेदर वाइज होता है, क्योंकि माउंटेन्स में कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, वो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, बस इंडिविजुअल्स की क्या लिमिटेशंस हैं, या किस लेवल पे जाके किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज या कुछ भी। तो ये चैलेंजेस वहां पर आते हैं करने के लिए। बट एवरेस्ट बेस कैंप अपने आप में काफी चैलेंजिंग ट्रैक है, काफी टफ ट्रैक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी टफ ट्रैक। इजी ट्रैक नहीं है, वो बहुत टफ ट्रैक है। और जो इसका ड्यूरेशन रहता है टोटल अराउंड 14 to 15 डेज रहता है। और किसी को अगर चेंजेस करना है आइटिनरी के अंदर, वहीं डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो भी कम बढ़ा सकते हैं, हम डेज को बढ़ा सकते हैं। कैसे प्लान करना, वो सब चीजें मायने करती है। और जब एवरेस्ट सबमिट करने के लिए जाते हैं, तो जो वहां पर एवरेस्ट बेस कैंप पर जो भी माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं सबमिट करने के लिए, उनको 2
या 3 मंथ रुकना पड़ता है, और एक स्पेसिफिक टाइम विंडो रहता है जिस टाइम पर आप एवरेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, जो कि अप्रैल में मोस्टली जून तक स्ट्रेच हो जाता है। तभी वेदर कंडीशंस अच्छे होते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स इसमें आते हैं, लेकिन बेस कैंप पर हम मॉनसून में छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका बजट या कॉस्टिंग। तो क्या कॉस्टिंग आती है, तो हम स्पेसिफिकली इसमें एवरेस्ट बेस कैंप की ही बात करेंगे। तो इसमें जो बेस कैंप में कॉस्टिंग आती है, अगर मैं नॉन पीडब्ल्यूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो जो ट्रैक फी होती है वो 1 लाख होती है, और सेम ट्रैक फी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होती है। लेकिन वहाँ पे चेंज तब आता है जब किसी को एक्स्ट्रा असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे डेडिकेटेड गाइड चाहिए। इन केस ऑफ जैसे मुझे डेडिकेटेड गाइड चाहिए रहता है हमेशा अपने साथ में, तो उसका कॉस्टिंग ऐड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ चलने वाला है। जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं रास्ते के अंदर, उनका सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि रास्ता ऐसा है वो। सेकंड असिस्टेंट हो गया। फिर किसी भी वे में अगर वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, या किसी भी पॉइंट पे जाके हेल्थ की वजह से आप चल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप आगे जाना चाहते हो, तो उस केस में मोस्टली क्या करते हैं, म्यूल का रिक्वायरमेंट, म्यूल ले लेते हैं कुछ लोग। तो वो अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए म्यूल लेते हैं, तो उसका एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। और बात करें फिर, कुछ लोग वहाँ से, जैसे हमने एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच गए, तो वो लोग डायरेक्ट, कुछ लोग फ्लाइट करना चाहते हैं बाय हेली, या वो नीचे भी म्यूल से आना चाहते हैं, तो वो कॉस्ट वहीं पर डिसाइड होता है कि क्या कॉस्ट जा रहा है। वो जो भी हेली कंपनी है वो ट्रैक ऑपरेटर्स को बताते हैं कि ये कॉस्टिंग अभी आएगा, और इंडिविजुअल्स को इतना पे करना रहता है। तो वही माउंटेन्स में ही होता है, उसके लिए हम कुछ भी प्रेडिक्ट एडवांस में नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने इस बार एक्सपीरियंस किया है हर केस के अंदर, तो जो कॉस्टिंग गया मोस्टली 2 से 3 लाख के बीच में गया है। तो एवरेस्ट बेस कैंप में एक आपकी फीस हो गई, फिर किसी ने एडिशनल हेल्प लिया तो उसका कॉस्टिंग ऐड हो गया, किसी ने हेल लिया तो उसका कॉस्ट ऐड हो गया। तो ऐसे जो बजट चला जाएगा 2 से 3 या 4, डिपेंडिंग ऑन, मैक्सिमम 4 लाख के अकॉर्डिंग चला जाएगा, वही डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। तो आप स्पॉन्सर करते हैं या सबको पे करना पड़ता है? स्पॉन्सर की बात यहाँ पर तब आती है, जैसे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें इतना मतलब मॉनेटरी टर्म में अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो हम पार्ट स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी की बात करेंगे, तो हम तभी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी रेडी होंगे पे करने के लिए, तभी इक्वलिटी आएगी। और पर्पल इकोनॉमी के बारे में आप भी जानते हो कि people have a power to spend their money to achieve their dreams, right? तो लोग उसमें प्राइड लेते हैं कि वो अपनी तरफ से भी पे कर रहे हैं फुल अमाउंट, उनको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती। तो लोग खुद भी करते हैं कुछ पार्ट पेमेंट, हम भी स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो इस चीज को करने का इनिशिएटिव हमने लिया है, मैक्सिमम अवेयरनेस पहले इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्ट ट्रैक ऑपरेटर से कांटेक्ट करे और उनको रीच आउट करे कि उनको ऐसा एवरेस्ट बेस कैंप या अन्नपूर्णा बेस कैंप जाना है, तो वो डायरेक्ट रीच आउट करेंगे, क्योंकि दे हैव दैट मनी पावर। वो अपना पे करेंगे और अपना जाएंगे। हम कोई मिडल मैन नहीं बनना चाहते इन फ्यूचर, इसलिए हमने इन 2 ट्रैक्स को चुना, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बीच में, और जो जाना चाहते हैं वो ऑब्वियसली जाए हमारे बिना। और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसको इस लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज नहीं जा सकती हैं, या जिन लोगों को किसी तरह की डिसीज है? क्या हम्म कोई एज क्राइटेरिया रहता है, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी है इसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज का अगर मैं क्राइटेरिया बात करूं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि
अडल्ट एटलीस्ट होना चाहिए, 18 या 20 प्लस एज होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की। एंड सेकंड, किस डिसेबिलिटीज को हम लेके जा सकते हैं, वही डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल्स डिसेबिलिटी। जैसे ब्लाइंड को हम लेके गए हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में एम्पुटीज को हम लेके गए हैं, व्हील चेयर यूजर को हम लेके गए हैं, और डेफ लोग डेफिनेटली जा सकते हैं। मेरा कंसर्न हमेशा एक उसमें आता है, जैसे किसी को अगर स्पाइनल इंजरी है तो उस केस में हमें केयरफुल रहने की जरूरत होती है। तो क्योंकि वो रास्ता ऐसा है कि आप कुछ भी लोगे तो आपके बैक में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा जर्क भी आएगा तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा कि आप लोग मत कीजिएगा इसको, क्योंकि काफी टेक्निकल भी रहता है उस केस में। जैसे पोर्टर्स अगर आपको कैरी करते हैं तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्पाइन, या आप म्यूल पे बैठ के जा रहे हैं तो वो भी आपके स्पाइनल इंजरी वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा कंसर्न हमेशा स्पाइनल कोड इंजरी के लिए ही रहता है कि उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कैन इट बी लाइफ थ्रेटनिंग? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे तो हमने देखा ही है कि खबरें आती रहती हैं, तो बेस कैंप भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है क्या? लाइफ थ्रेटनिंग मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर आपको हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो गया तो उस केस में क्या होता है कि आपका बॉडी लेवल ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है। जब हम 4000 मीटर क्रॉस करते हैं माउंटेन्स में तो वहाँ पे कोई पेड़ नहीं होते, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी हाइट हम गेन किए हैं तुरंत इंडिविजुअल्स को वापस नीचे लेके आया जाए, या कोई मेडिकेशन उस टाइम पे अगर उनका स्टार्ट करना तो वो स्टार्ट किया जाए, लेकिन उनको नीचे आना कंपल्सरी रहता है। तो उस केस में उनको हमेशा नीचे ही डिसेंड कराया जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया या वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स हैं। सीवियर हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, और ये भी हमारी गलतियों की वजह से ही होते हैं। जब हम अपना प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं या खाना नहीं खाते हैं तो हमेशा माउंटेन्स में ध्यान रखना पड़ता है कि आप 4 to 5 लीटर्स वाटर इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई होगा ही नहीं। तो मोस्टली लोग इसी वजह से एएमएस के शिकार हो जाते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं कर पाते, इससे उनको प्रॉब्लम होता है। फिर उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, या बाय हेली है या उनको म्यूल पे नीचे लेके आया जाता है। तो ये केस है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो भी हम उनको अवॉइड करते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए किसी भी हार्ट पेशेंट को, ब्लड सप्लाई वहां पे इम्पैक्ट होता है फिर। अपर एज भी है कोई कि नहीं जाना चाहिए, 60 के बाद, 50 के बाद, ऐसा? नहीं, अभी अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो जो स्टूडेंट्स का मैम है उनकी एज 57 है, उन्होंने कंप्लीट किया है। जो लास्ट टाइम हमारे साथ ग्रुप में थे 64 के और एल्डर मेंबर थे, और इससे पहले भी 70 75 ऐसे ऐसे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसा लगता है बेस कैंप पे पहुंच के? जब हम बेस कैंप पे पहुंचते हैं तो आप चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं, और माउंटेन जो एवरेस्ट है 2 माउंटेन्स के बीच से आपको दिखता है, काफी सुंदर होता है। उस मोमेंट को लफ्जों में बयान करना नहीं पॉसिबल किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बस वहां पे जाके ही फील किया जा सकता है। वो कामनेस, वो स्टिलनेस, वो ठंडी हवा, जब -20 डिग्री में आप खड़े हो वहां पर। वाह। जी। ठीक है साहब, ये बताएं अब कि आपने म्यूल शब्द का बहुत बार यूज किया है, हेली जी। शब्द का भी बहुत यूज किया है। जी। क्या मैं पूरी जर्नी म्यूल पे जाऊं म्यूल पे आऊं, या हेली पे जाऊं हेली पे आऊं, हम्म। क्या फिर भी वो काउंट होगा कि मैंने बेस कैंप कर लिया है? डेफिनेटली काउंट होगा, क्योंकि आपका सपना है एवरेस्ट बेस कैंप पर जाने का। ठीक है, अब कैसे जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप अपना सपना पूरा करना चाह रहे हो। देखिए, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, 24 के अंदर मैंने कंप्लीट डिस्टेंस बाय फुट कंप्लीट किया था।
लेकिन इस बार जब मैं गया तो एक पॉइंट पे जाके मुझे मेरा पर्सनल ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, तो मुझे वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए म्यूल यूज करना पड़ा। लेकिन जो फाइनल स्ट्रेच था गोरखसेप से एवरेस्ट बेस कैंप, वो मैंने बाय वॉक किया, क्योंकि मेरी तबीयत सही हो गई थी। मतलब आप पूरा जर्नी भी कर सकते हो, या कहीं जहाँ पर आप चल सकते हैं वहाँ पर आप चलिए। तो हमेशा एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे आप अपने सराउंडिंग्स को, कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा आपको फील होगा आप बिल्कुल। कितना बॉडी को पुश कर तो सकते हेली हैं से किस। जा भी सकते हैं ऊपर? हेली से भी जा सकते हैं, फिर वो तो हेली टूर हो जाएगा, लेकिन हाँ आप बिल्कुल। जा सकते हो, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस करना है ना कि कैसे कैसे करना है? माउंटेन्स होता है, कैसा एवरेस्ट। हाँ, तो आप डेफिनेटली हेली से भी जा सकते हो, और लेकिन जिसने सिर्फ टूर किसी ही मारना है, इस पे कितना का खर्चा आ जाता है? हेलीकॉप्टर से जाना, हेलीकॉप्टर पे आना? वो तो देखो एक दिन का टूर है, तो उसमें अभी तक हमने काम किया नहीं है, तो उसका कॉस्टिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ओके। आप सेम डे काठमांडू से फ्लाई करेंगे और सेम डे आप काठमांडू पे आ जाएंगे, वहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप पे 10-15 मिनट रुक के। तो वो पूरा जर्नी आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रैक करते हैं तो वो टोटल जर्नी 14 डेज का रहता है। 8 या 9वें दिन आप ऊपर पहुंचते हो, 3 दिन आपको नीचे आने में लगते हैं। तो ओके। ऐसा रहता है इसका जर्नी। जी। अब ये बताएं कि जैसे ट्रैकिंग की आपने बात की, जी। तो क्या ये खेलों में इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट इस पे कोई रिवॉर्ड मनी देती है? डिसेबल्ड की बात कर रहा हूँ। जी। कोई जी। जॉब का क्राइटेरिया है? किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलती है? इसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इसमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करती, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज योर ड्रीम एंड यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम। हाँ, ट्रैकिंग को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में। माउंटेनियरिंग को भी एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। और हम जब सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, योर ओन प्राइड, कि आपने ऐसा अचीव किया है जो वर्ल्ड की पॉइंट 0.1 पॉपुलेशन ही अचीव कर पाती है। 0.1% लोग ही एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच पाते हैं, समझ रहे हो बिल्कुल। आप। हम्म। एवरेस्ट जब हम सबमिट करते हैं तब तब कुछ गवर्नमेंट रिवॉर्ड देती है उसका कुछ? तब अगर कोई जैसे फेलिस्टेशन, डेफिनेटली कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, आपको फेलिस्टेट कर दें, आपको इवेंट्स में बुलाया जाए। लेकिन इन मॉनेटरी टर्म में मुझे डाउट है कि कोई भी आपको हेल्प मिलने वाली है या सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं है। आई गैस पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जहाँ तक मेरे रिसेंटली सामने आया था, कुछ एवरेज सबमिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ 2 या 3 लाख रुपए का है, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे डाउट ही लगता है कुछ होगा। कितने लोगों को आपने करवाना है? क्या सपना देखा है? जो मेरा सपना है, मेरा तो यही सपना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग माउंटेन्स को एक्सपीरियंस करें। डायरेक्ट वो टूर ऑपरेटर या ट्रैक ऑपरेटर से रीच आउट करें। हम ट्रैक ऑपरेटर्स और ट्रैक कंपनीज को भी सेंसिटाइज कर सकते हैं, ताकि वो भी इक्विपाइड रहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेके जाने के लिए। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, दोनों पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी और टूर ट्रैक ऑपरेटर्स के अंदर भी, तो उतना लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी ऐसा कुछ है नहीं, जो आपने यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में देखा होगा कि लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली। कोई उनको मना नहीं कर सकता कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि दैट्स देयर राइट। लेकिन इंडिया के अंदर या हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर ऐसा अभी नहीं है। धीरे धीरे उस पे अवेयरनेस हो रही है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट अभी इस टाइम की बात करूं, तो अभी एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए एक हैदराबाद से पर्सन गए हुए हैं जो कि व्हील चेयर यूजर हैं, और आज या कल में उनका लुकला के लिए फ्लाइट है और उनका ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो मतलब वो डायरेक्ट ट्रैक ऑपरेटर से उन्होंने रीच आउट किया और वो अभी जा रहे हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस फैल रही है धीरे धीरे करके कि हाँ,
आपको किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है, थिंकेबिलिटी फाउंडेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी है, आपका ड्रीम है, आप खुद पे अपने सपने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली जाइए और उसको अचीव कीजिए। पिंके साहब, अब ऑफलाइन जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप पैरा प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन उस समय जी। आपको सपोर्ट नहीं मिली और आप वो नहीं अचीव कर पाए। जी। और उसी मिशन के साथ अब आप, जो लोग पैरा प्लेयर बनना चाहते हैं, पैरा गेम्स खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह के प्लेयर्स को आप सपोर्ट करते हैं, किस तरह की मदद देते हैं, कौन लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। जी। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे किसी को एडवांस स्पोर्ट्स व्हीलचेयर चाहिए, क्योंकि हर गेम के अंदर व्हीलचेयर डिफरेंट हो जाता है। हर गेम के अंदर, एथलेटिक्स गेम के अंदर उनके ब्लेड्स या प्रोस्थेटिक यूज हो जाते हैं। स्ट्रगल तभी है जब वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और उस टाइम पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। अगर आपने इंटरनेशनल मेडल लेके आ गए तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी, सेंट्रल भी आपको हेल्प करेगी, और जो हमारी साई है वो भी उनको ट्रेनिंग के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन जो इस के बीच का गैप है, जो बिगिनिंग से उस लेवल तक पहुंचने का गैप है, वो हम फुलफिल कर रहे हैं उनको एडवांस मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड करके, चाहे वो व्हीलचेयर है या प्रोस्थेटिक्स हैं। हम उन एथलीट्स को हेल्प करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे किसी ने ब्लेड्स के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किया, और मेरा एथलीट रनिंग करने का सपना सपना ही रह गया, compete करने का पैरा ओलंपिक्स के अंदर। तो वो गैप हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लोग स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं या एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं, चाहे फिटनेस में है या स्पोर्ट्स के अंदर है, बस उनके अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए। तो उन लोगों की हम जितना हो सकता है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और और भी किसी स्पोर्ट्स में या कोई भी डिसेबिलिटी है, वो लोग भी रीच आउट कर सकते हैं। जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, चाहे पैरा एथलीट है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और उनको अपना मेंटल हेल्थ का चैलेंजिंग रहते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, या कोई भी यंग एज में आके किसी को भी कोई डिसेबिलिटी एक्वायर करता है तो वहाँ पे उनका मेंटल हेल्थ टोटली फ्लिप हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, सैडनेस, उस केस में हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे टैफ के साथ 15 काउंसलर्स काम कर रहे हैं जो पैन इंडिया में काम कर रहे हैं और हर लैंग्वेज में काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, काफ़ी सारे केयर गिवर्स भी हैं अभी जो रीच आउट करते हैं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ जो उनकी केयर करता है, जो उनके केयर टेकर रहता है, उसका मेंटल बर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है। वो अपना इमोशंस किसको दिखाएगा, है ना? तो उस केस में उनको भी हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के लिए हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज से कोई फीस नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी रीच आउट करना है तो वो थिंकेबिलिटी फाउंडेशन की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारा फॉर्म, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो फिल कर सकता है। डायरेक्टली आपको जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है उसके बेसिस पे आपको काउंसलर असाइन किया जाता है। तो जो भी लेना चाहता है काउंसलिंग, वो डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं हमसे। इक्विपमेंट वगैरह तो आपको मिल जाते होंगे, स्पॉन्सर्स वगैरह, लेकिन बेस कैंप के लिए क्या CSR या डोनर्स आगे आते हैं? कितना चैलेंजिंग है फंडिंग पार्ट आपके लिए? देखिए, फंडिंग चाहे एवरेस्ट बेस कैंप है या कोई भी ऑब्जेक्टिव है, सीएसआर इतना जल्दी से मिलता नहीं है जितना लोगों को लगता है। आपको अगर मैं बात करूं तो हमें 10 महीने की प्लानिंग लगी थी एवरेस्ट बेस कैंप
को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए लास्ट ईयर हमने काम स्टार्ट किया था। कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं जो हमारे इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ कंपनीज भी हमको अपना बजट देती है, तो उनसे भी हमें हेल्प होती है। लेकिन वही कि इन फ्यूचर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी स्टेप अप करना पड़ेगा कि वो दे शुड टेक प्राइड इन व्हाटएवर दे आर अचीविंग। तो जितना हेल्प दोनों तरफ से रहेगा, वो तो आपका पर्सनल भी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी रहेगा। और स्पॉन्सरशिप मोस्टली तभी मिलता है जब एक लेवल पे हम क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, उससे कंपनीज को अपना फायदा भी देखना होता है, बिल्कुल। राइट? तो उनको उसमें क्या अचीव हो रहा है, वो सब चीजें काफी फैक्टर्स रहते हैं। हम लिसनर्स को डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे। जो लोग भी एवरेस्ट बेस कैंप करना चाहते हैं, जिनको पैरा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है पैरा स्पोर्ट्स के लिए, जिनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज चाहिए, या फिर आप इंक्लूसिव फिटनेस के जो सेशन हैं अगर करवाना चाहते हैं, तो 4 एवेन्यू में काम कर रही है टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन। आप किसी भी इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं, मदद ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। टिंकेश भाई, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया और यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच दानिश भाई, मुझे रेडियो उड़ान पर बुलाने के लिए और मेरी बात और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस फील्ड में पहुंचाने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। तो लिसनर्स, बात की आज हमने टिंकेश साहब से, जिन्होंने 4 चीजों के बारे में बताया कैसे आप एवरेस्ट बेस कैंप कर सकते हैं। अगर आप पैरा प्लेयर बनना चाहते हैं, कोई मदद चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मेंटल हेल्थ सर्विसेज चाहिए, इंक्लूसिव सेशन चाहिए, तो वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग उनकी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने कंपीट नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका, दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीएलएटी, एमबीए, सीयूईटी, सीईटी और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री।
78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us.